हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ऑफ लैंग्वेज बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेविड कैमेरर ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो बातें करते हैं, जो शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो सब हमारे दिमाग में कैसे प्रोसेस होता है? जब कोई इंसान बोलता है तो सामने वाला उसे कैसे समझता है? या फिर जब हम दो भाषाओं में बात करते हैं तो दिमाग कैसे झट से स्विच करता है? ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने या सुनने तक सीमित नहीं होती। इसके पीछे हमारे दिमाग की एक बेहद जटिल लेकिन कमाल की साइंस छुपी होती है। ये कहानी है उस अद्भुत यात्रा की जहां हम जानते हैं कि भाषा सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि दिमाग के गहरे कोनों में चल रही एक शानदार प्रक्रिया है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से आपस में तालमेल बिठाकर भाषा को जन्म देते हैं, उसे समझते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। चाहे बचपन में भाषा सीखना हो, बड़ों में दूसरी भाषा पकड़ना हो या कोई भाषाई समस्या जैसे अफेशिया या डिसलेक्सिया हो, हर स्थिति के पीछे दिमाग का रोल कितना अनोखा और शानदार है, ये जानना वाकई चौंकाने वाला है। चैप्टर 1, इंट्रोड्यूसिंग कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा हमारे रोज़मर्रा के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है कि हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचें तो ये हैरानी की बात है कि कैसे हम किसी का कहा हुआ एक एक शब्द तुरंत समझ लेते हैं, जवाब भी देते हैं और भावनाएं भी जाहिर कर पाते हैं। ये सब काम दिमाग में कुछ ही सेकंड में हो जाता है। यही सवाल उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे? इसी सवाल से कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ऑफ लैंग्वेज की शुरुआत होती है, यानी भाषा को समझने और इस्तेमाल करने के पीछे दिमाग किस तरह काम करता है। इस अध्याय में सबसे पहले यही बात सामने आती है कि भाषा एक कॉग्निटिव यानी मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की मदद से चलती है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना ऑल इन वन शामिल होता है। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी और सहजता से होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारा दिमाग कितनी मेहनत कर रहा है। इस विषय को समझने के लिए अलग अलग फील्ड जैसे लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस साथ मिलकर काम करते हैं। यानी भाषा को सिर्फ शब्दों की नज़र से नहीं बल्कि एक साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाता है। ये देखा जाता है कि जब हम कुछ सुनते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं तो दिमाग के कौन कौन से हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और कैसे ये सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भाषा सिर्फ इंसानों की चीज़ है। जानवर भी कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन उस तरह की कॉम्प्लेक्स ग्रामर और एब्स्ट्रैक्ट सोच की क्षमता उनके पास नहीं होती। इंसानों का दिमाग ही ऐसा विकसित हुआ है जो सिंबल्स, मीनिंग्स और इमोशंस को शब्दों में बदलने में सक्षम है। यही खासियत हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारी सोच को नया आयाम देती है। इस तरह से ये अध्याय भाषा और दिमाग के रिश्ते की पहली झलक देता है। ये बताता है कि भाषा कोई सीधी सीधी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें साइंस, इमोशन और कॉग्निशन तीनों का शानदार मेल है। चैप्टर 2, द न्यूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लैंग्वेज। जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ पढ़ते सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है। हर शब्द, हर वाक्य, हर आवाज़ के पीछे ब्रेन की एक पूरी टीम काम करती है। इस अध्याय में उसी टीम के बारे में बताया गया है जो भाषा को समझने और इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी दिमाग के कौन कौन से हिस्से भाषा से जुड़े हुए हैं और वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। सबसे पहले बात होती है दो खास हिस्सों की जो भाषा के हीरो माने जाते हैं, ब्रोकाज एरिया और वर्निकेज एरिया। ब्रोकाज एरिया दिमाग के फ्रंटल हिस्से में होता है और इसका काम है बोलने में मदद करना, यानी हम वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें फ्लो में रखते हैं, ये सब इसी एरिया का कमाल है। वहीं वर्निकेज एरिया टेम्पोरल लोब में होता है और ये हमें शब्दों का मतलब समझने में मदद करता है। जब कोई कुछ बोलता है और हम उसे समझते हैं तो वर्निकेज एरिया एक्टिव हो जाता है। इन दोनों एरिया को जोड़ने वाला एक खास न्यूरल रास्ता भी होता है जिसे आर्क्यूएट फेसिकुलस कहते हैं। ये एक तरह की वायरिंग है जो दोनों हिस्सों को जोड़कर भाषा के पूरे सिस्टम को स्मूथ बनाती है। जब हम कुछ सुनते हैं और तुरंत जवाब देते हैं तो ये वायरिंग उस बातचीत को रियल टाइम में प्रोसेस करती है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि भाषा के ज़्यादातर प्रोसेसिंग का काम दिमाग के बाएं हिस्से में होता है। हालांकि कुछ पहलुओं जैसे भावनाओं से जुड़ी भाषा या मजाक को समझने में दाहिना हिस्सा भी एक्टिव हो जाता है। यानी भाषा सिर्फ शब्दों की प्रोसेसिंग नहीं है,
इसमें इमोशंस, टोन, कॉन्टेक्स्ट और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है। इसके अलावा विजुअल और मोटर कॉर्टेक्स भी अपने अपने तरीके से भाषा में योगदान देते हैं। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है, और जब बोलते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, ताकि हमारे होंठ, जीभ और गले की मांसपेशियां सही तालमेल से हिलें। कुल मिलाकर ये अध्याय हमें दिखाता है कि भाषा कोई एक कोना नहीं संभालता दिमाग में, बल्कि पूरा नेटवर्क एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। सबके अपने हिस्से हैं और सबका कोऑर्डिनेशन मिलकर भाषा को जीवंत बनाता है। चैप्टर 3, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। हम जब कोई शब्द सुनते हैं या खुद बोलते हैं तो वो सिर्फ आवाज़ नहीं होती, उसमें एक खास संरचना होती है जिसे फोनोलॉजी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो फोनोलॉजी का मतलब होता है भाषा की ध्वनियों को समझना, पहचानना और इस्तेमाल करना। ये अध्याय हमें बताता है कि हमारा दिमाग इन ध्वनियों को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे हम हर छोटी बड़ी आवाज़ के पीछे छिपे शब्द को तुरंत समझ लेते हैं। जब कोई कुछ बोलता है तो वो ध्वनियाँ हमारे कान के जरिए दिमाग तक पहुँचती हैं। यहाँ ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक्टिव होता है जो इन ध्वनियों को डिकोड करता है। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, दिमाग को ये भी समझना होता है कि वो आवाज़ किस शब्द से जुड़ी है, किस भाषा की है और उसका मतलब क्या है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि हमें लगता है जैसे सब अपने आप हो गया। इस प्रोसेस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कैटेगोरिकल परसेप्शन, यानी हम ध्वनियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर पहचानते हैं। जैसे पी और बी सुनने में थोड़े मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें तुरंत अलग कर देता है। ये क्षमता हमें भाषा को समझने में बहुत मदद करती है, खासकर तब जब कोई फास्ट बोल रहा हो या बैकग्राउंड में शोर हो। दिमाग फोनीम्स को सिर्फ आवाज़ों के तौर पर नहीं लेता, बल्कि वो उन्हें फ्यूचर स्पीच के लिए तैयार भी रखता है। यानी जब हम किसी शब्द को बोलने की सोचते हैं तो दिमाग पहले ही उस शब्द की ध्वनियाँ प्लान कर लेता है। इसे फोनोलॉजिकल एनकोडिंग कहा जाता है, और जब हम एक्चुअल में बोलते हैं तो वही एनकोडिंग आउटपुट में बदल जाती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग भाषा सीखने में कितनी ज़रूरी है। बच्चे जब पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो वो ध्वनियों को पकड़ने और दोहराने से ही शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया या किसी और लैंग्वेज बेस्ड डिफ़िकल्टी होती है, उनमें अक्सर फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग कमज़ोर होती है। कुल मिलाकर फोनोलॉजी हमारे दिमाग का वो जरिया है जिससे हम शब्दों की आवाज़ को सुनकर उन्हें पहचानते, समझते और इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो किसी नई भाषा को सीखने का मामला हो या किसी की बात जल्दी पकड़ने का, ये प्रोसेस हमेशा चुपचाप लेकिन तेज़ी से हमारे दिमाग में चलता रहता है। चैप्टर 4, लेक्सिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। जब हम कोई शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत उसका मतलब, उसकी स्पेलिंग, उसका इस्तेमाल और उसका सही उच्चारण सामने आ जाता है। ये सब कैसे होता है? जवाब है लेक्सिकल और मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग की वजह से। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि हम शब्दों को कैसे पहचानते हैं, कैसे उनका अर्थ समझते हैं और कैसे उनके अलग अलग रूपों को दिमाग प्रोसेस करता है। हर इंसान के दिमाग में एक तरह की शब्दों की लाइब्रेरी होती है जिसे मेंटल लेक्सिकन कहा जाता है। इसमें वो सारे शब्द जमा होते हैं जो हम जानते हैं, चाहे वो सुनकर सीखे हों, पढ़कर या किसी से बात करके। जब कोई शब्द हमारे सामने आता है तो दिमाग उसी लाइब्रेरी में झट से जाकर उस शब्द की फाइल निकाल लाता है, जैसे कंप्यूटर में कोई फोल्डर खोलना। लेकिन ये प्रोसेस इतना तेज़ होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता। अब सिर्फ शब्द जानना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी समझना होता है कि वो शब्द कैसे बना है। यही मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग काम आती है। मान लो शब्द है खिलौनों, इसमें खिलौना मुख्य शब्द है और ओ एक सफिक्स है। हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है एक से ज़्यादा खिलौने। इसी तरह जब हम भागना, भागते, भागेंगे जैसे रूप सुनते हैं तो दिमाग इन सबको एक ही बेस से जोड़ लेता है। इस प्रोसेस में दो तरह की मॉर्फोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। डेरिवेशनल में हम एक शब्द से नया शब्द बनाते हैं, जैसे खुश से खुशहाली, जबकि इन्फ्लेक्शनल में शब्द का रूप बदलता है, जैसे खेलता, खेलेंगे, खेला। दिमाग दोनों तरह की प्रोसेसिंग अलग अलग करता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तय करता है कि शब्द क्या कहना चाह रहा है। लेक्सिकल एक्सेस यानी शब्द तक पहुंच और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस यानी उसके ढांचे को समझना, दोनों मिलकर हमें भाषा को फ्लुएंट तरीके से समझने और बोलने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया खासतौर पर तब और भी ज़रूरी हो जाती है जब हम कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं
क्योंकि उस समय हमारे दिमाग को नए शब्दों को पकड़ने और उनकी बनावट समझने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को भाषा संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे अफेजिया या डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर, उनके दिमाग में लेक्सिकल और मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाती। इसका असर उनके शब्दों को समझने, बोलने और वाक्य बनाने की क्षमता पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमारा दिमाग सिर्फ शब्द नहीं पहचानता, वो यह भी समझता है कि वो शब्द किस बेस से आया है, उसका क्या अर्थ है और कैसे वो बाकी शब्दों के साथ जुड़कर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है। यही वजह है कि भाषा हमारे लिए सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि सोचने और समझने का जरिया बन जाती है। चैप्टर 5, सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग। हम जब कोई वाक्य सुनते हैं या पढ़ते हैं तो दिमाग सिर्फ शब्दों को एक एक करके नहीं समझता, बल्कि वो यह भी तय करता है कि कौन सा शब्द किससे जुड़ रहा है, कौन सा हिस्सा मुख्य है और कौन सा उसकी मदद कर रहा है। इसी प्रोसेस को सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि दिमाग किस तरह शब्दों को एक सिस्टम में रखकर वाक्य की सही संरचना बनाता है। हर भाषा की एक ग्रामर होती है, लेकिन जब हम बोलते या सुनते हैं तो हम हर बार ग्रामर की किताब खोलकर नहीं देखते। हमारा दिमाग अपने आप ये तय कर लेता है कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए अगर हम वाक्य सुनते हैं, राम ने श्याम को किताब दी, तो दिमाग तुरंत समझ जाता है कि राम देने वाला है, श्याम को दी गई और किताब ऑब्जेक्ट है। ये सब अपने आप होता है, लेकिन इसके पीछे दिमाग का गहरा काम छुपा होता है। इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रोल होता है ब्रोकाज एरिया का, जो वाक्य की स्ट्रक्चर को प्रोसेस करता है। इसमें हायरार्किकल तरीके से काम होता है, यानी दिमाग वाक्य को सिर्फ सीधा नहीं देखता बल्कि उसके अलग अलग हिस्सों को एक हायरार्की में रखता है, जैसे कौन मुख्य क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट। इससे जटिल वाक्य भी समझने में आसान हो जाते हैं। इस अध्याय में एक दिलचस्प चीज़ बताई गई है जिसे गार्डन पाथ सेंटेंसेस कहते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो शुरू में कुछ और लगते हैं, लेकिन अंत में उनका मतलब कुछ और निकलता है। जैसे, जब लड़का लड़की को देख रही थी मुस्कुराया। यहाँ दिमाग को कुछ सेकंड के लिए कन्फ्यूजन होता है कि कौन मुस्कुरा रहा है। ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग दिमाग के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण और ज़रूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल रिसर्च जैसे ERP स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जब कोई वाक्य ग्रामेटिकली गलत होता है तो दिमाग तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन ग्रामर सेंस को लगातार चेक करता रहता है, चाहे हम कॉन्शियसली इस पर ध्यान दें या नहीं। इस अध्याय से ये समझ आता है कि भाषा में सिर्फ शब्दों का होना काफ़ी नहीं। असली ताकत इस बात में है कि वो शब्द किस तरह जुड़ते हैं, कौन सा किससे पहले या बाद में आता है और कैसे पूरा वाक्य एक सही और साफ मीनिंग देता है। यही कारण है कि सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग के बिना कोई भी भाषा अधूरी रह जाती है। चैप्टर 6, सिमेंटिक प्रोसेसिंग। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों की आवाज़ या उनकी ग्रामर नहीं देखता, बल्कि सबसे ज़रूरी काम करता है, मतलब समझना। कौन सा शब्द किस चीज़ के बारे में है, पूरा वाक्य क्या कहना चाहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यही सब कुछ सिमेंटिक प्रोसेसिंग के जरिए होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि दिमाग कैसे शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को पकड़ता है और उनसे एक समझदारी भरा मीनिंग बनाता है। हमारा दिमाग हर शब्द को एक आइसोलेटेड चीज़ की तरह नहीं देखता। वो उस शब्द को सेंटेंस के बाकी हिस्सों और पूरे संदर्भ के साथ जोड़कर देखता है। जैसे अगर कोई कहे वो बैंक जा रहा है, तो दिमाग तुरंत सोचता है पैसा वाला बैंक या नदी का किनारा। यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दिमाग मतलब तय करता है। यही सिमेंटिक प्रोसेसिंग की खूबी है, जो एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता में भी सही अर्थ निकालने में मदद करती है। इस प्रोसेस में दिमाग का टेम्पोरल लोब और ख़ास तौर पर एंगुलर जाइरस काफ़ी एक्टिव होता है। रिसर्च से पता चला है कि जब कोई शब्द का मतलब हमारी उम्मीद से अलग निकलता है तो दिमाग एक ख़ास तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, जिसे N400 कहते हैं। ये N400 दिखाता है कि सिमेंटिक मिसमैच हुआ है, यानी जो मीनिंग हम सोच रहे थे वो नहीं आया। ये सब चुपचाप लेकिन बहुत तेज़ी से होता है। सिमेंटिक प्रोसेसिंग न सिर्फ शब्दों को समझने में बल्कि सोचने में भी मदद करता है। कई बार हम जो सोचते हैं उसे शब्दों में ढालते हैं और कभी कभी शब्दों के जरिए ही सोचते हैं। मतलब और भाषा आपस में इतने गहराई से जुड़े हैं कि बिना सिमेंटिक प्रोसेसिंग के
हम सही से सोच भी नहीं सकते। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम कोई भावनात्मक शब्द सुनते हैं, जैसे माँ, जंग, मौत, प्यार, तो सिमेंटिक सिस्टम के साथ साथ इमोशनल सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। यानी दिमाग सिर्फ अर्थ नहीं समझता, वो उस अर्थ के साथ जुड़ी भावना भी महसूस करता है। कुल मिलाकर सिमेंटिक प्रोसेसिंग वो इनविजिबल काम है जो हर बातचीत, हर किताब, हर थॉट में हमारे साथ चलता है। ये हमें सिर्फ शब्द नहीं, उनका असली मतलब समझने की ताकत देता है, और यही हमें एक गहराई से सोचने और समझने वाला इंसान बनाता है। चैप्टर 7, प्रैग्मैटिक्स एंड डिस्कोर्स। हम जब किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता। असली मतलब तब समझ आता है जब हम सामने वाले के इरादे, माहौल और बोलने के तरीके को भी पकड़ पाते हैं। यही चीज़ है प्रैग्मैटिक्स, यानी भाषा का वो हिस्सा जो कॉन्टेक्स्ट, इशारों और सिचुएशन को समझकर मीनिंग बनाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि दिमाग कैसे सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उनकी नीयत और माहौल पर भी ध्यान देता है। सोचिए, कोई कहता है कितनी ठंडी है आज, और सामने वाला जवाब देता है तो खिड़की बंद कर दो। यहाँ कोई सीधा सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी जवाब आ गया, क्योंकि प्रैग्मैटिक्स में दिमाग इतना समझदार होता है कि वो बिना कहे भी बात का मतलब पकड़ लेता है। हम टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ समझ लेते हैं, और ये सब दिमाग का प्रैग्मैटिक सिस्टम हैंडल करता है। इस प्रोसेस में दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ख़ास तौर पर राइट हेमिस्फीयर काफ़ी एक्टिव रहता है। जब हम मजाक समझते हैं, व्यंग्य पकड़ते हैं या किसी का हिडन मीनिंग समझते हैं, तो दिमाग का ये हिस्सा चालू हो जाता है। इसलिए जो लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट को ठीक से नहीं समझ पाते, जैसे कुछ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स, उनके लिए प्रैग्मैटिक प्रोसेसिंग एक चैलेंज बन जाती है। इस अध्याय में डिस्कोर्स की बात भी की गई है, यानी जब हम सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे बातचीत या कहानी का मतलब बनाते हैं। जैसे अगर कोई कहानी सुना रहा है तो हमारा दिमाग हर वाक्य को पिछले से जोड़कर एक फ्लो बनाता है। कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है, कौन सी बात क्यों कही गई, आगे क्या हो सकता है, ये सब हम अपने आप सोचते हैं, थैंक्स टू डिस्कोर्स प्रोसेसिंग। एक और कमाल की चीज़ होती है थियरी ऑफ माइंड, यानी हम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसका अनुमान लगाना। हम ये सोच लेते हैं कि वो इंसान क्या जानता है, क्या सोच रहा है और क्या कहना चाहता है। बिना इस स्किल के कोई भी बातचीत अधूरी लगती है। कुल मिलाकर प्रैग्मैटिक्स और डिस्कोर्स हमें सिर्फ बात नहीं, बातचीत की गहराई समझने की ताकत देते हैं। यही वजह है कि हम इंसान सिर्फ सुनने वाले नहीं, समझने वाले भी बनते हैं, और वहीं से असली कनेक्शन बनता है। चैप्टर 8, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं होती। ये एक लंबी और दिलचस्प यात्रा होती है जो बचपन से शुरू होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि इंसान भाषा को कैसे सीखता है, कौन कौन से स्टेज होते हैं, और दिमाग कैसे धीरे धीरे इस जादू को पकड़ना शुरू करता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सब ने ये प्रोसेस बचपन में खुद बिना जाने ही पूरा किया होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते, लेकिन सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। कुछ ही हफ्तों में वो अलग अलग ध्वनियों में फ़र्क करना शुरू कर देता है। फिर आता है वो प्यारा सा स्टेज जब बच्चा बबलिंग करता है, यानी बेमतलब की आवाज़ें निकालता है, लेकिन असल में वो दिमाग की तैयारी होती है, मुंह, जीभ और गले को भाषा के लिए ट्रेनिंग देने की। धीरे धीरे बच्चा पहले शब्द बोलता है, फिर 2 शब्द जोड़ने लगता है, और फिर छोटे छोटे वाक्य। इस पूरी प्रोसेस को लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। ये एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जिसमें कोई क्लास या टीचर नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी पहली भाषा बड़े ही आत्मविश्वास से सीख जाता है। इसका कारण है कि बचपन में दिमाग की प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो हर चीज़ को तेज़ी से पकड़ने और प्रोसेस करने में माहिर होता है। इस अध्याय में एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, सेंसिटिव पीरियड हाइपोथेसिस, यानी भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त समय। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा शुरुआती सालों में कोई भाषा नहीं सुनता या बोलता, तो बाद में वो भाषा को फ्लुएंटली नहीं सीख पाता। यानी उस गोल्डन विंडो को पकड़ना ज़रूरी होता है जब दिमाग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। इसके अलावा बाइलिंगुअल बच्चों पर भी बात होती है, जो एक साथ 2 या ज़्यादा भाषाएं सीखते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादा कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो ज़्यादा आसानी से ध्यान बदल सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं और लैंग्वेज स्विचिंग करते वक्त ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सोचते हैं।
हालांकि हर बच्चे की भाषा सीखने की रफ्तार अलग होती है। कुछ जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ देर से, लेकिन ज़रूरी है कि वो एक रिच और रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट में रहे, जहां उन्हें बोलने, सुनने और समझने का भरपूर मौका मिले। तो कुल मिलाकर लैंग्वेज डेवलपमेंट वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी सोच, हमारी समझ और हमारा कम्युनिकेशन टिका होता है। ये दिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत भाषा कैसे धीरे धीरे आकार लेती है और हमें एक सामाजिक, समझदार इंसान बनाती है। चैप्टर 9, बिलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। आज के दौर में बहुत से लोग एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। कभी ज़रूरत में, कभी शौक से और कभी माहौल की वजह से लोग बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल बन जाते हैं। इस अध्याय में यही बताया गया है कि जब हमारा दिमाग एक से ज़्यादा भाषाओं को संभालता है तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है और कैसे वो हर भाषा को एकदम सही मौके पर एक्टिव करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग हर भाषा को एक ही जगह स्टोर नहीं करता, वो उन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैनेज करता है। जब कोई बाइलिंगुअल इंसान बात करता है तो उसका दिमाग तय करता है कि किस भाषा को आगे लाना है और किसे रोकना है। इसे लैंग्वेज कंट्रोल कहा जाता है और इसमें दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स खूब एक्टिव रहता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में फ्लुएंट है और अचानक से एक से दूसरी भाषा में स्विच करता है तो दिमाग कितनी तेज़ी से एक सिस्टम से दूसरे में शिफ्ट हो रहा होता है। इसे कोड स्विचिंग कहा जाता है और ये बाइलिंगुअलिज्म की एक शानदार ताकत है। ये सिर्फ बोलचाल की नहीं बल्कि सोचने की क्षमता को भी फ्लेक्सिबल बनाती है। बचपन में दो भाषाएं सीखने वाले बच्चों के दिमाग में दोनों भाषाएं ऑलमोस्ट साथ साथ विकसित होती हैं। ये उनके ब्रेन आर्किटेक्चर को थोड़ी अलग तरह से बनाती है, जिससे उनमें मल्टीटास्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा को बड़े होकर सीखता है तो दिमाग उसे दूसरी तरह से प्रोसेस करता है। लर्निंग तब भी मुमकिन होती है, लेकिन ज़रूरत होती है ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस की। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि बाइलिंगुअल होने से कॉग्निटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। ये दिमाग को ज़्यादा तेज़, लचीला और अटेंशन कंट्रोल में बेहतर बनाता है। कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि बाइलिंगुअल लोगों में उम्र के साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन थोड़ा धीरे होता है, यानी अल्जाइमर जैसे रोग थोड़ी देरी से असर करते हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि बाइलिंगुअल होने का मतलब ये नहीं कि हर समय दोनों भाषाएं एक जैसी स्ट्रांग हो। किसी की एक भाषा स्ट्रांग होती है और दूसरी थोड़ी कमज़ोर। दिमाग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन्हें ट्यून करता है। जैसे घर में एक भाषा ज़्यादा यूज़ हो रही है और ऑफिस में दूसरी, तो दोनों का एक्सपोजर अलग अलग होगा। तो कुल मिलाकर बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म दिमाग के लिए कोई बोझ नहीं बल्कि एक तरह की सुपर पावर है। ये दिमाग को ज़्यादा स्मार्ट, अडेप्टेबल और सोशली कनेक्टेड बनाती है। और सबसे अच्छी बात ये कि नई भाषा सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। दिमाग हमेशा तैयार है, बस उसे थोड़ी सी मोटिवेशन और प्रैक्टिस चाहिए। चैप्टर 10, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड द ऑरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों में ही ये खासियत क्यों आई? बाकी जानवर भी तो आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन उनके पास वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सिस्टम नहीं है जो इंसानों के पास है। इस अध्याय में बताया गया है कि भाषा हमारे जेनेटिक्स, विकास और लाखों साल की एवोल्यूशनरी जर्नी का नतीजा है। हमारे डीएनए में एक खास जीन होता है, FOXP2। रिसर्च में पाया गया कि इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो इंसान को बोलने और समझने में दिक्कत होने लगती है। यानी ये जीन भाषा से सीधे जुड़ा हुआ है। इंसानों और कुछ जानवरों के FOXP2 में फ़र्क भी देखा गया है, जो दिखाता है कि इंसानों में भाषा के लिए ज़रूरी ब्रेन सर्किट्स अलग तरह से विकसित हुए हैं। इस बात को समझने के लिए हमें एवोल्यूशनरी नज़रिए से देखना पड़ता है। इंसान जब शिकारी और खानाबदोश जीवन जी रहा था, तब उसे ग्रुप में काम करने, संकेत देने और जानकारी शेयर करने के लिए किसी सिस्टम की ज़रूरत थी। यही ज़रूरत धीरे धीरे सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ी और फिर लैंग्वेज के रूप में विकसित हुई। भाषा के विकास में सिर्फ आवाज़ें नहीं, सोचने और याद रखने की क्षमता भी ज़रूरी थी। इसलिए दिमाग के वो हिस्से जो मेमोरी, प्लानिंग और इमेजिनेशन से जुड़े हैं, उन्होंने भी भाषा को इवॉल्व करने में बड़ा रोल निभाया। जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स बनाए, वैसे वैसे भाषा का सिस्टम भी और रिफाइन होता गया।
इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि भाषा का जन्म अचानक नहीं हुआ। ये धीरे धीरे कई स्टेजेस से होकर निकला। शुरुआत इशारों से हुई, फिर कुछ बेसिक ध्वनियाँ आईं और फिर ग्रामर और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का विकास हुआ। यानी ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, बल्कि लाखों साल की समझदारी और ज़रूरत की कहानी है। तो कुल मिलाकर भाषा सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये हमारी जेनेटिक मेकअप, हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और हमारे सोचने के तरीके की गहरी अभिव्यक्ति है। ये हमें जानवरों से अलग बनाती है और हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जो ना सिर्फ दुनिया देखता है बल्कि उसे बयां भी कर सकता है। चैप्टर 11, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एंड द ब्रेन। हम में से ज़्यादातर लोग भाषा को एक आसान और स्वाभाविक चीज़ मानते हैं। बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना या लिखना सब कुछ बिना सोचे हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी को शब्दों का सही मतलब समझना मुश्किल हो जाए या बोलते वक्त सही शब्द ही याद ना आए तो कैसा लगेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि दिमाग में जब कुछ गड़बड़ होती है तो भाषा से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियां सामने आती हैं और उनका क्या न्यूरोलॉजिकल बेस होता है। सबसे जाना पहचाना डिसऑर्डर है अफेजिया। ये तब होता है जब ब्रेन के भाषा वाले हिस्से में चोट लगती है, जैसे ब्रोकाज एरिया या वर्निकेज एरिया। ब्रोकाज अफेजिया में इंसान को बोलने में परेशानी होती है। वो सोचता कुछ है लेकिन सही से बोल नहीं पाता। वहीं वर्निकेज अफेजिया में लोग फ्लुएंट बोलते हैं, पर जो बोलते हैं उसका मतलब अक्सर अनक्लियर होता है। सुनने वाला समझ नहीं पाता कि असल में क्या कहना चाह रहे हैं। एक और आम समस्या है डिसलेक्सिया। ये उन लोगों को होती है जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, खासकर शब्दों की आवाज़ और स्पेलिंग को लेकर। ऐसा नहीं है कि वो लोग बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि उनके दिमाग में फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। उन्हें शब्दों को डिकोड करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, जिससे पढ़ाई का सफ़र थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसके अलावा एप्रैक्सिया नाम का एक डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें इंसान जानता है कि क्या बोलना है, लेकिन उसका दिमाग और बोलने वाली मांसपेशियां सही तालमेल नहीं बना पाती। नतीजा ये होता है कि शब्द निकलते ही नहीं या टूट फूट कर आते हैं। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स सिर्फ चोट या जन्म से जुड़ी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि स्ट्रोक, ट्यूमर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स या पार्किंसंस भी भाषा पर असर डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये बीमारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे बोलने, समझने और याद रखने की क्षमता भी कमज़ोर होती जाती है। अच्छी बात यह है कि न्यूरोसाइंस की मदद से अब इन डिसऑर्डर्स को समझना और मैनेज करना पहले से बेहतर हो गया है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एफएमआरआई और पीईटी स्कैन्स ये दिखा सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कमज़ोर है या डैमेज हो गया है। इससे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स को रिकवरी की डायरेक्शन मिलती है। कुल मिलाकर ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि भाषा सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि दिमाग की एक नाजुक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जब इसमें रुकावट आती है तो इंसान की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। लेकिन समझ और सहारे से बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। यही न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। चैप्टर 12, मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। हमने अब तक जाना कि दिमाग कैसे भाषा को समझता है, उसे प्रोसेस करता है और बोलने या समझाने में मदद करता है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने ये सब कैसे जाना? दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को सीधा दिखाई तो नहीं देता। तो फिर कैसे पता चला कि कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है? इस आखिरी अध्याय में बताया गया है कि भाषा और मस्तिष्क के रिश्ते को समझने के लिए कौन कौन सी तकनीकें और रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स की, जो आज न्यूरोसाइंस की बैकबोन बन चुकी हैं। जैसे एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो दिखाता है कि दिमाग के कौन से हिस्से उस वक्त एक्टिव हो रहे हैं जब हम कुछ बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। ये एकदम सेफ तरीका है और इसमें रियल टाइम ब्रेन एक्टिविटी देखी जा सकती है, वो भी बिना किसी सर्जरी के। इसके अलावा ईईजी और ईआरपी जैसी तकनीकें भी काम में ली जाती हैं। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है, और ईआरपी यानी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स ये बताता है कि जब कोई भाषा से जुड़ा स्टिमुलस सामने आता है, जैसे कोई गलत वाक्य, तो दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। ये सब मिली सेकेंड लेवल पर मापा जाता है, इसलिए हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी प्रोसेसिंग सबसे पहले होती है और कौन बाद में। टीएमएस यानी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है।
इसमें साइंटिस्ट्स दिमाग के किसी हिस्से को टेम्पररी ब्लॉक या स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वो जान पाते हैं कि उस हिस्से का भाषा में क्या रोल है। इसे न्यूरोसाइंस की ऑन ऑफ स्विच की तरह भी देखा जा सकता है। इसके अलावा लीजन स्टडीज़ भी बहुत अहम होती हैं, यानी जब किसी व्यक्ति के दिमाग का कोई हिस्सा नेचुरली या एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाता है तो देखा जाता है कि उसकी भाषा पर क्या असर पड़ा है। इससे ये पता चलता है कि कौन से ब्रेन रीजन्स भाषा की कौन सी प्रक्रिया को संभालते हैं। आजकल मशीन लर्निंग और एआई भी इस रिसर्च में कदम रख चुके हैं। बहुत से कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स अब ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान किसी शब्द या वाक्य पर क्या रिएक्शन देगा। ये मॉडल्स न्यूरोसाइंस की थ्योरी को और मजबूत बनाते हैं और हमारी समझ को और गहरा करते हैं। कुल मिलाकर ये अध्याय दिखाता है कि भाषा और दिमाग का रिश्ता कोई रहस्य नहीं रह गया है। तमाम साइंटिफिक मेथड्स और टेक्नोलॉजी ने हमें दिमाग के उस हिडन वर्ल्ड तक पहुंचा दिया है, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि न्यूरॉन की भाषा में तब्दील हो चुके हैं। और इसी जर्नी में हम इंसान अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, एक ऐसे सिस्टम के जरिए जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे हर सोच, हर बात, हर एहसास के पीछे काम करता है। अब जब हम पूरी यात्रा तय कर चुके हैं तो एक बात साफ समझ आती है, भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, यह हमारे दिमाग की सबसे जटिल और खूबसूरत कला है। हर शब्द, हर वाक्य के पीछे एक पूरा न्यूरोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा चलता है, जिसे हम महसूस तो नहीं कर पाते, लेकिन उसी के भरोसे सोचते, समझते, महसूस करते और जुड़ते हैं। इस सफ़र ने हमें दिखाया कि दिमाग कैसे भाषा को सुनता है, बनाता है, उसका मतलब पकड़ता है और कैसे वो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। चाहे कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो, कोई 2 भाषाओं में ज़िंदगी जी रहा हो या कोई भाषा संबंधी मुश्किलों से जूझ रहा हो, हर कहानी के पीछे एक कमाल का साइंटिफिक सिस्टम है जो हमें इंसान बनाता है। और जब हम इस सिस्टम को समझते हैं तो खुद को और दूसरों को एक नए नज़रिए से देखना सीख जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प क्या लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले समरी में।